हेलो एवरीवन। आज मेरे साथ वीर है। वीर हैज़ गॉट 93 मार्क्स इन ऑडिट। ऑडिट एक ऐसा पेपर है जो ड्रेडफुल होता है और मैं क्लास में हमेशा बोलता हूँ, प्रैक्टिकल में तो फिर भी 100 मार्क्स आ जाते हैं। ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में 93 लाना मतलब वो 103 लाने के बराबर है। रीज़न क्या है कि ऑडिट थ्योरी है, सम्स का सपोर्ट होता नहीं है, ऊपर से ऑडिट सब्जेक्ट में लॉ के कंपैरिजन में लैंग्वेज का बहुत इशू है। लॉ में तो क्या होता है, अगर एक स्टूडेंट बात को समझ जाए और अपने लैंग्वेज में मार्क्स लिखे, मतलब पॉइंट्स लिखे ना, तो उसको नंबर मिल जाएंगे। लॉ में नंबर लाना फिर भी एकदम मतलब सहज है, उतना मुश्किल नहीं है। ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में इनको बुक की लैंग्वेज चाहिए होती है। इस बार स्टूडेंट्स ने ऑडिट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 93 मार्क्स मेरे लिए अपने आप में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्क्स के बराबर है। तो वीर आज मेरे साथ है। वीर ने मुझसे लॉ, ऑडिट और टैक्स की क्लासेस दी थी। ग्रुप 1 वीर का पहले ही हो चुका था जिसमें लॉ और टैक्स आता है, और अभी वीर ने ग्रुप 2 का एग्ज़ाम दिया था, तो इसमें ऑडिट में 93 मार्क्स है। कॉन्ग्रेचुलेशंस वीर। जैसी अभी हमारी बातचीत हो रही थी, इन्होंने केपीएमजी का इंटरव्यू दिया है। केपीएमजी में इंटरव्यू ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। इट्स अ ग्रेट थिंग। केपीएमजी बिग 4। एक और बात है जो अभी मैं पहले नहीं बोलता था पर हाल फिलहाल में बोल रहा हूँ, आने वाले समय में ना, जब ये डिजिटल ऑडिट का मार्केट ग्रो करेगा, डिजिटल ऑडिट मतलब सब कुछ पेपरलेस हो जाएगा ऑडिट के अंदर भी और ज़्यादा, और हम लोग सैम्पलिंग ऑडिट से पॉपुलेशन ऑडिट की तरफ मूव करेंगे ना, उसमें केपीएमजी लीडर बन के उभरेगा। बिग 4 के अंदर भी मैं बता रहा हूँ कि केपीएमजी लीड करके निकलेगा। मेरे पास पूरे भारत में जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनसे बातचीत होती है ना, सबसे ज़्यादा जो ध्वनि गूंजती है वो केपीएमजी गूंजती है कंपेयर टू ऑल द अदर बिग 4 जो फर्म्स हैं। तो केपीएमजी में इंटरव्यू क्रैक होना, उसमें आर्टिकलशिप करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी मैं वीर को माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ। वीर, हम लोगों को, स्टूडेंट्स को ऑडिट कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या टिप्स हैं वो बताना। थोड़ा इस चीज़ पे बताना कि किस चैप्टर पे मेहनत करनी चाहिए। ऑडिट में तुमने जो भी एग्ज़ाम दिया होगा 11 चैप्टर्स थे, जिसमें वॉल्यूम 1 में 5 चैप्टर आते हैं न्यू सिलेबस में, और वॉल्यूम 2 में 6 चैप्टर आते हैं। तो थोड़ा चैप्टर वाइज अगर स्टूडेंट लोग को समझा पाओगे ना कि किस चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कैसे ये चैप्टर पढ़ना चाहिए, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। चैप्टर वाइज थोड़ा टेक्निकल एडवाइस देना। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। पूरा क्रेडिट आपको जाता है। मैंने ऑडिट का मई में एग्ज़ाम था, तो मैंने जनवरी में क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। मेरा टारगेट था फेबररी एंड तक ख़त्म कर देना सारा क्लासेस। मार्च में मैंने फिर पूरा रिवीजन, पूरा लर्निंग स्टार्ट किया फर्स्ट। तो फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया मेन चैप्टर्स में बोलूँगा कि जो स्टैंडर्ड्स है उसका मैंने एक लिस्ट बनाया था पूरा प्रॉपर स्टैंडर्ड्स का। फिर एक आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट है, उसका जस्ट एक समरी बनाया था, जितने जितने प्रोसीजर्स है। एंड आपका जो बुक था वो तो बहुत एग्जॉस्टिव था ही, तो मैं बस उसी को गो थ्रू करता था तो फिर लर्न हो जाता था, क्योंकि वो बॉक्सेस में जैसे आपने जो कंटेंट रखा हुआ है वो एकदम माइंड में वो याद आता था। जैसे एग्ज़ाम हॉल में भी जैसे कोई क्वेश्चन होता था तो एकदम आंसर्स वो पिक्चर्स की तरह एक याद आ जाता था माइंड में। मैंने क्या स्ट्रैटेजी की थी कि मतलब फर्स्ट चैप्टर हुआ, उसके क्वेश्चंस जो थे मेन वो मैंने मार्क कर लिए और अच्छे से कर लिया। सेकंड चैप्टर किया, उसके क्वेश्चंस देखे तो एक बार क्वेश्चन चैप्टर 1 के भी क्वेश्चंस एक बार अच्छे से एक बार रिवाइज़ कर लिए, ताकि आगे का बढ़ते जाए तो पीछे का ना भूले। तो मैं आगे बढ़ता था, तो मैं पीछे के क्वेश्चंस जो मेन थे वो मैं एक बार रिवाइज़ करता रहता था। तो मेरे को फिर लास्ट मोमेंट में ऐसा नहीं लगता था कि सब नया ही दिख रहा है। तो बस ये क्यूमुलेटिव स्टडीज़ जितनी हेल्प करती थी। और मेरा था, मैं एक स्केड्यूल बना के चलता था। मैंने दिसंबर में ही प्रॉपर एक स्केड्यूल बनाया था ऑडिट का, जिसमें मेरा क्लासेस मेरी फरवरी तक ख़त्म हो जाए, फिर मेरा फर्स्ट रिवीजन, फर्स्ट लर्निंग स्टार्ट होगा, फिर सेकेंड रिवीजन, फिर पास्ट पेपर्स कैसे कैसे करने हैं। तो वो प्रॉपर एक स्केड्यूल था और डिसिप्लिन था। तो बस वही था मेन। ऑडिट में जैसे 11 चैप्टर्स होते हैं, वॉल्यूम 1 में 5 चैप्टर्स और वॉल्यूम 2 में 6 चैप्टर्स। तो ऐसा कुछ है कि भाई ये चैप्टर पहले पढ़ना चाहिए, वो बाद में पढ़ना चाहिए? सर ऐसा तो कुछ वैसा है नहीं। मैंने चैप्टर 1 से ही स्टार्ट किया था। मेन मुझे लगता था कि जो आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर 5 बहुत लेंदी था, तो मैंने उसका एक बार जस्ट रीड किया था। मेन मैंने स्टैंडर्ड्स पे फोकस किया था, क्योंकि मैंने पास्ट पेपर्स में ट्रेंड देखा था, उसमें स्टैंडर्ड्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते थे। आइटम्स ऑफ चैप्टर 5 पे होते थे, बट मेन पॉइंट्स, मतलब प्रॉपर एक पूरा प्रोसीजर्स नहीं पूछते थे। वो मेन पॉइंट्स मैंने फिर वो याद किए थे खाली। मतलब मैंने पूरा प्रोसीजर्स का लिस्ट ऐसे याद नहीं किया था, जस्ट मेन की वर्ड्स और एक 2 पेज का एक समरी बनाता था। जैसे इन्वेंट्री है या
कोई भी जैसे आइटम्स है उसका एक हाफ पेज का एक प्रोसीजर्स का एक समरी बना लेता था, तो वो एग्ज़ाम में जस्ट रिवाइज करके जाता था तो हो जाता था पूरा रिवाइज। स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है वॉल्यूम 1 पहले स्टार्ट करें कि वॉल्यूम 2, कौन सा ज़्यादा स्कोरिंग है या इजी है या इंटरेस्टिंग है, उस पे वॉल्यूम 1 या वॉल्यूम 2? सर वॉल्यूम 1 में तो पूरा थियोरी है, एंड सेकेंड वॉल्यूम में तो बहुत ज़्यादा मतलब कंटेंट भर भर के, क्योंकि वॉल्यूम 1 में आइटम्स ऑफ एफएस चैप्टर 5, सेकेंड में उसमें था चैप्टर 6 हाँ पेपर वाला 7 कंप्लीशन रिव्यू, हाँ कंप्लीशन 8 ऑडिट रिपोर्ट, हाँ स्पेशल ऑडिट, बैंक ऑडिट, वो वाला है। हाँ। तो मेन इस बार के एग्ज़ाम में मुझे लगा कि जो बेसिक्स है ऑडिट प्रोग्राम, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, वॉल्यूम 1 में से बहुत भर के क्वेश्चंस आए थे, जो अदर एंटिटीज़ वाला जो चैप्टर है उसमें से उतने नहीं आए थे। तो मेन है वो बेसिक्स ही तुम्हारा टेस्ट करते हैं, तुम्हारे को बेसिक्स ही स्ट्रॉन्ग करना है, और बहुत ज़्यादा डीप में तो रीडिंग तो करनी है, लेकिन वो वाला जो अदर एंटिटीज़ वाला चैप्टर है उसमें बहुत ज़्यादा डीप में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है कि सब एक बार पूरा याद करना है। एक बार पढ़ेंगे तो याद आ जाता है, क्योंकि वो जैसे सर ने पढ़ाया वो एकदम प्रैक्टिकल वे में लगता था कि हाँ हॉस्पिटल्स का है तो ये चीज़ें देखनी है, और बैलेंस शीट का भी अगर इन्वेंट्री को वैल्यू करना है या कोई भी उसका जो जो असर्शंस है वो एकदम लॉजिकल लगता था कि यही तो ऐसे ही तो होगा। तो वो एकदम प्रैक्टिकल वे में करने की ज़्यादा कोशिश करना, मगअप ज़्यादा करने का फोकस मत करना, बस यही है एडवाइस। मगअप वाला पॉइंट बहुत अच्छा था, मुझे मगअप के बारे में जानना है। जैसे हाउ मच ऑफ प्रिपरेशन जो तुमने ऑडिट में पूरा अपना टाइम डिवोट किया, लेट्स से 100 आवर्स या 200 आवर्स तुमने पढ़ाई करने में डिवोट किया, याद करने में, तो मगिंग अप वाला पोर्शन कितना होता है? पूरा 100% बैठ के तुमने सारे लैंग्वेज मगअप कर लिया था, या कीवर्ड्स मगअप करके फिर अपनी लैंग्वेज में? तुम्हारा मगिंग अप को लेके थोड़ा प्लीज़ एडवाइस करना। सर मगिंग अप तो मैंने जब सीए इंटर लॉ दिया था तभी मुझे आ गया था कि मगिंग अप से कुछ भी नहीं होता है, पहले पूरा समझना पड़ता है। तो मैंने ऑडिट के लिए स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज की थी, मैंने प्रॉपर समझा था इस बार ऑडिट, और जैसे कुछ पोर्शंस तो अब जैसे लर्न करनी होंगी, जैसे कारों के जो क्लॉजेज है वो तो लर्न करने ही होंगे, लेकिन कुछ जहाँ तक समझने का है, जैसे इंटरनल कंट्रोल्स वाला है उसमें आपने जैसे फ्लो चार्ट देके वो जो समझाया था तो उससे वो समझ आ जाता है वो पूरा चैप्टर। तो अपने कीवर्ड्स याद करने हैं, बाकी सेंटेंस फ्रेमिंग वहाँ भी हो जाए। जैसे मैं जब लास्ट का कुछ टाइम था तो मैं क्वेश्चन पेपर ज़्यादा प्रैक्टिस करता था, तो की पॉइंट्स खाली आंसर्स में लिखता था, पूरा सेंटेंस तो मैं एग्ज़ाम हॉल में फ्रेम करके कर लूँगा। और टाइमिंग अपना मैं नोट करता था, मतलब लास्ट के टाइम में तो मैंने 10-15 क्वेश्चन पेपर्स करता था, हर दिन 2-2 क्वेश्चन पेपर करके, और पूरा टाइमिंग नोट करके करता था। तो टाइमिंग स्पीड भी होनी चाहिए, क्योंकि फिर फर्स्ट टाइम अगर एग्ज़ाम में लिखेंगे और स्पीड कम रह गई तो छूट ना जाए फिर पेपर। मेरा तो अच्छा रहा क्योंकि वो मैंने प्रैक्टिस अच्छे से की थी प्रॉपर राइटिंग की। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था, और मैं ये जानना चाहता हूँ, जो मुझसे एक सवाल आता है कि सर पहले 30 मार्क का एमसीक्यू करना चाहिए कि 70 मार्क का रिटन वाला? मैंने तो फर्स्ट डिवाइड किया था कि फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है तो पहले क्वेश्चन 1 करके ख़त्म कर दो, फिर सेकंड क्वेश्चन ही मैंने किया था। फिर मेरे को लगा था कि बहुत अभी कम टाइम बचा, तो एमसीक्यू मैंने करके जितने ज़्यादा मार्क्स हो सके थे पहले मैंने 1 आवर में ही मैंने 40-50 मार्क्स का पेपर कर लिया था। सेकेंड आवर में मैंने फिर क्वेश्चंस वापस से किए, मतलब एमसीक्यू बीच में ही मैंने कहीं कर लिया था। तो ऐसे नहीं कि एकदम स्टार्टिंग में, क्योंकि वो बुकलेट भी नहीं देते पहले, तो पहले क्वेश्चन 1 ख़त्म कर लो, फिर पहले 15 मिनट्स तो रीडिंग टाइम में देख लो कि कौन सा नहीं करना है, तो उसमें फिर ज़्यादा थिंकिंग का टाइम ना वेस्ट हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कर लिया, फिर मैंने शायद एमसीक्यू किया था, एंड फिर लास्ट के जो क्वेश्चन थे फिर मैंने वो जल्दी जल्दी करके किए थे। तो एनी फर्दर टिप्स ऑन ऑडिट दैट यू वांट टू शेयर विद? सर मेन टिप है जितना राइटिंग प्रैक्टिस, ऑडिट ऐसा है कि मैं फर्स्ट में जब पढ़ता था तो मैं आगे आगे बढ़ता जाता, तो पीछे का बहुत मतलब भूलता जाता था। तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हाँ आगे बढ़ो लेकिन पीछे का भी याद रखो। तो जैसे सपोज़ कोई 10th चैप्टर में पहुंच गया लेकिन सेकंड थर्ड चैप्टर का कंटेंट भूल जाता है लोग, तो एक बार जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके 10th चैप्टर के बाद सेकंड थर्ड चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एक बार कर ले तो पूरा ग्रिप रहता है पीछे से भी और आगे भी बढ़ता जाता है। और क्वेश्चन पेपर्स है जितना ज़्यादा, और आपका स्टडी मटेरियल तो बहुत हेल्पफुल है ही एग्ज़ाम टाइम में। तो बस यही है, और राइटिंग प्रैक्टिस मेरा मेन रहेगा, क्योंकि लॉ में मैंने इतनी राइटिंग प्रैक्टिस की नहीं थी,
तो ऑडिट में मैंने राइटिंग प्रैक्टिस करके प्रॉपर किया था। अब थोड़ा सा मैं KPMG इंटरव्यू के बारे में जानना चाहता हूँ। सिंस तुम अभी फ्रेश KPMG इंटरव्यू दिए हो, तो इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए? इंटरव्यू पैनल में कितने बैठे थे लोग जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे थे? जैसे मेरे टाइम पे 2 लोग थे, एक HR का पर्सन था और एक ऑडिट मैनेजर था। तो तुम्हारे टाइम पे कौन कौन थे इंटरव्यू लेने के लिए? किस तरह का क्वेश्चंस था? कितने लोग कैंडिडेट्स गए थे इंटरव्यू देने? कितने का सिलेक्शन हुआ? तो KPMG के आर्टिकलशिप इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा एडवाइस करना। सर KPMG में मेरा इंटरव्यू लिया था असिस्टेंट डायरेक्टर ने। टोटल 15 लोगों को ये लोग ने बुलाया था और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। तो नर्वसनेस तो था ही, बट मैं कॉन्फिडेंट था कि मैंने पूरा अच्छे से सिलेबस मैं पूरा एक बार अच्छे से पढ़ के गया था, क्योंकि मेरे को पता था टेक्निकल सेशंस बहुत मतलब ट्रिकी हो सकते हैं। तो मैं खाली अपना CA इंटर का मटेरियल ही नहीं पढ़ के गया था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ के गया था। जैसे उन्होंने IND-AS से भी बहुत 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए थे। अब तुम वहाँ पे इंटरव्यू में ये थोड़ी बोल सकते हो कि IND-AS हमारे सिलेबस में नहीं था तो कुछ भी नहीं पता हो। कुछ नॉलेज थोड़ी एक्स्ट्रा भी होनी चाहिए, इंटर तक खाली रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है अपने आप को। और उन्होंने ऑडिट का तो बेसिक्स पूछा था, ऑडिट रिस्क पूछा था, इनहेरेंट कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, और एसेज का बहुत मतलब एसेज ज़्यादा नहीं पूछा था। लॉज का लिमिट पूछा था, जैसे CSR का लिमिट्स, ऑडिट कमेटी का लिमिट्स, एंड AS सारा पूछा था, AS2 ऑन इन्वेंट्रीज, वो सबसे उनका फेवरेट है टॉपिक। और हाँ बस, और उनका यही मतलब अपना वो कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। वो ये तो तुम देखते नहीं है कि तुम्हारा कितना मतलब टेक्निकली कितने तुम साउंड हो, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा बोलने का जो स्टाइल है वो मैटर करता है मेन। थैंक यू। मतलब थोड़ा अब इंटरव्यू पैनल में कितने लोग थे वो सब भी बताना। इंटरव्यू तो मेरा खाली असिस्टेंट डायरेक्टर ने लिया था, एक छोटा सा रूम था इंटरव्यू का, मैं और असिस्टेंट डायरेक्टर, मैंने CV उनको दिया था। CV वो नहीं देखते, वो अपना ही क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, और फर्स्ट उनका प्रेफरेंस रहता है कि उनको जानना है कि कैंडिडेट कैसा है, वो काम कर पाएगा, KPMG का प्रेशर हैंडल कर पाएगा कि नहीं। तो वो पहले बेसिक्स क्वेश्चंस पूछते हैं तुम्हारे से रिलेटेड, फिर वो आस्ते आस्ते टेक्निकल क्वेश्चंस पे आते हैं। एंड बहुत मतलब CA इंटर से रिलेटेड भी नहीं, और बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज भी पूछते हैं जो इंटर से थोड़ा बाहर का भी हो। मेरे ख्याल से बिग 4 में मेरे जब इंटरव्यूज़ हुए थे एज अ मतलब मैं जब स्टूडेंट या कैंडिडेट था, तो वो लोग जनरली रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं डालते, लेकिन जैसे मिड साइज़ फर्म वगैरह रिस्ट्रिक्शन डालती हैं कि आप इतने घंटे आपको आना पड़ेगा, क्लासेस वगैरह जो है वो हम लोग करने के लिए बीच में टाइम नहीं देंगे, वीकेंड्स पे बुला सकते हैं, ये सब रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अलाउ नहीं करेंगे। बिग 4 वाले ऐसा तो बोलते नहीं हैं, पर फिर भी जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ, क्या तुमको ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाला गया था क्या? हाँ, पहले उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या तुम विलिंग हो, मतलब क्या तुमको अगर अपॉर्चुनिटी मिले इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का तो तुम क्या करना चाहोगे। तो मैंने तो मना कर दिया था, मैंने बोला था कि मुझे स्टैट ऑडिट में ही एक्सेल करना है फर्स्ट। तो उन्होंने और ट्रिकी क्वेश्चन पूछा कि क्यों नहीं, अपॉर्चुनिटी मिले तो क्यों नहीं करना चाहोगे। तो स्टिक रहना है कि स्टैट ऑडिट है तो उसी में एक्सेल करना है। तो वो उनको बहुत पसंद आया मेन, क्योंकि वो खुद ही फिर उन्होंने बोला कि हमारा पॉलिसीज़ है, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में खुद ही अलाउ नहीं करेंगे। तो और मेन वो है, अगर आप जेवियर्स के हो तो आपको आना चाहिए कि आप बैलेंस कैसे करोगे, क्योंकि जेवियर्स में अटेंडेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है मॉर्निंग बैच में। तो उसमें तो बहुत अटेंडेंस का इश्यूज़ रहता है। तो वो ये देखना चाहते हैं कि तुम जेवियर्स और KPMG का आर्टिकलशिप कैसे बैलेंस करोगे। दोनों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जैसे कि जेवियर्स का मैं अटेंडेंस कम कर लूँगा, KPMG को ज़्यादा फोकस करूँगा, या KPMG को कम फोकस करूँगा, जेवियर्स को बैलेंस करना है। ऐसे कोई बायस्ड आंसर्स नहीं देना है वहाँ पे। ये तुमने कॉलेज वाली बात बहुत अच्छी बताई। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाला पॉइंट हो गया। और एनीथिंग स्पेशल अबाउट द इंटरव्यू दैट यू वांट टू टेल स्टूडेंट्स, बिकॉज अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग आर्टिकलशिप का इंटरव्यू देते रहेंगे, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में तुम कुछ टिप्स दो। तुमने 2-4 बातें बहुत अच्छी बताई कि सिलेबस तुम पढ़ के गए थे, तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा कि तुम इंटर का पूरा सिलेबस भी एक बार रिवाइज कर गए थे, कि उन्होंने लॉ वगैरह की लिमिट्स भी पूछ ली। और दूसरा तुमने बोला कि दे डोंट रेस्ट्रिक्ट टू इंटरमीडिएट, IND-AS का भी पूछ लेते हैं, तो वहाँ पे आप पलट के थोड़ा बोलोगे भाई IND-AS तो फाइनल में, इंटर में तुम पूछ कैसे रहो, वो थोड़ा एक नाम वगैरह पता होना चाहिए। तो प्रेपरेशन तुम्हारी साउंड थी। कोई और भी टेक्निक्स बताना चाहोगे कि इंटरव्यू में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जिससे बाकी स्टूडेंट्स को हेल्प हो?
मेन प्रेपरेशन रहेगा कि जितने ज़्यादा कवर कर सको सिलेबस। जैसे मैंने सर का पूरा ऑडिट का मैराथन देखा था एक दिन पहले। लॉ का जो मेन पोर्शन था, पूरा प्रोविजंस में नहीं घुसना है, उसमें खाली जो CSR के लिमिट्स, ऑडिट कमेटी के लिमिट्स वाले जो चीज़ें हैं वो याद रखो बस। बेसिक्स तो CA इंटर में किया ही है तो वो आ जाएगा। एंड AS तो बहुत मेन है, मेजर पोर्शन पूरे मैंने तो 1 से लेके पूरे किए थे AS। हाँ 29 इंड एस का मैंने खाली एप्लीकेबिलिटी देखा था इंड एस का, और फेज मैनर में जैसे वो हुआ था तो बस उतना देखा था। इंड एस का बस 1-2 इंड एस खाली देखे थे, 115 जैसे बहुत वो कॉमन होता है, तो मैंने बस उसका खाली मेन देखा था कि क्या पॉइंट्स है उसमें, क्योंकि फिर वो कभी पूछ ले कि एक कोई इंड एस बताओ तो 1-2 तो खाली करके जाना बस। मेरी जैसे पहले तुम्हारे साथ कॉन्वर्सेशन हो रही थी इसके पहले कि तुमने SJ किशन का भी इंटरव्यू दिया, विच इज़ ऑल्सो अ गुड फर्म इन कैलकाटा। SJ किशन कैलकाटा के अंदर एक बड़े फर्म्स में से काउंट होता है, मिड साइज़ फर्म है, बड़ा फर्म है, काफ़ी नाम भी है, तो तुम दोनों जगह इंटरव्यू अपीयर कर चुके हो। ये जानना चाहूँगा मैं, और बेटर रहेगा कि स्टूडेंट्स भी जानें कि KPMG के इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस था और जो फोकस था वर्सेस दूसरी फर्म जो SJ किशन फर्म है, वहाँ पे इंटरव्यू में किस तरह के सवाल थे, वहाँ कैसा फोकस था, या वहाँ क्या रिस्ट्रिक्शंस था, या अच्छा मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, दिस इज़ नॉट माई इंटेंशन कि मैं किसी भी फर्म को नीचे दिखाऊं, ये मतलब मेरा इंटेंशन नहीं है। मेरा बस ये मकसद है कि स्टूडेंट्स को एक पता चले कि बिग 4 के इंटरव्यू में किन चीज़ों पे बात होती है, क्या तैयारी होती है, वर्सेस एक मिड साइज फर्म में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं या क्या अच्छा चीज़ होता है वो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ये रहता है कि भाई बिग 4 में बहुत प्रेशर है तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं मिडिल फर्म में जाऊंगा। तो बस वो कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा हूँ, अदरवाइज प्लीज़ इसको इस तरह से मत लेना दैट आई एम बिलिटलिंग एनीबडी। फॉर मी एवरी फर्म इज़ रेस्पेक्टेड फर्म। SJ किशन में तो मैं गया था क्योंकि वो मेरे कॉलेज के एकदम पास में ही था, तो मैंने सोचा था इन केस अगर KPMG में नहीं हुआ तो SJ किशन एक बार बैकअप में रखना चाहिए। तो SJ किशन का इंटरव्यू तो बहुत क्विक था, और उनको खाली उन्होंने CV देखा था मेरा, एंड उन्होंने थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे। उन्होंने एक्सेल से रिलेटेड, IT स्किल से रिलेटेड पूछा क्वेश्चंस। जैसे मुझसे पूछ लिया था वी लुकअप क्या है, तो बहुत लोगों को लगता होगा कि एक्सेल थोड़ी ना कोई इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उनसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड ऑडिट का तो बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस पूछा था, जैसे SA 500, SA 520, 500 की सीरीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑडिट का, एंड 700 का जो ओपिनियंस वाला है वो। बस दो ये जो सीरीज़ है 500 एंड 700 में से ही मेन क्वेश्चन आते हैं। क्या उनके इंटरव्यू में भी मतलब इस तरह का कोई भी उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह रखा था, जैसे इन्होंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए बोला था? नहीं, इसमें रेस्ट्रिक्शंस तो कुछ वैसा नहीं था। एंड KPMG में रेस्ट्रिक्शंस थे कि तुम 2 साल तुमको आर्टिकलशिप में अपना कमिटेड रहना है, एंड वहाँ पे ट्रांसफ़र्स अलाउड नहीं है। हाँ बस। जस्ट एक क्यूरियोसिटी है मेरी स्टाइपेंड के बारे में, क्या तुम्हें पता है स्टाइपेंड क्या है KPMG का और जैकिशन का अभी राइट नाउ? मुझे एक रफ आइडिया है, एग्जैक्ट नहीं पता। सर मुझे भी, जैसे मेरा एक दोस्त है उसका पिछले अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था, उसका KPMG में अराउंड 15,000 है, एंड SJ किशन का इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 5 to 6,000 होगा उस रेंज में। ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में मतलब मुझसे वीर ने पूछा था कि सर अगर मेरा KPMG में हो जाता है तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाना चाहिए क्या? तो मेरा साफ एक ही बोलना रहता है स्टूडेंट को कि आर्टिकलशिप में ना सबसे बड़ी ब्रांड, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आर्टिकलशिप में जितना बड़ा ब्रांड आपको मिल सके, बिकॉज आप पैसे के लिए नहीं जा रहे हो, सबसे बड़े ब्रांड के पास आपको जाना चाहिए। बिकॉज एंड ऑफ द डे जब आप वहाँ से निकलते हो तो 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो कोई भी ब्रांड बड़ा ऐसे ही नहीं हो जाता, पक्का वहाँ पे सिस्टम्स, प्रोसेसेस, काम उस तरह का होता है कि वो उतना बड़ा ब्रांड बना, तो आपका एक्सपोजर बढ़िया होता ही है, ये तो है ही। दूसरी बात ये भी होती है कि जब आप अभी एक होता है आर्टिकलशिप इंटरव्यू, एक होता है क्वालिफिकेशन के बाद का इंटरव्यू,
तो जब आप इंटरव्यू में बैठते हो ना, तो इट इज़ वेरी इजी टू कन्विंस द इंटरव्यूअर, अगर आपके पास एक बड़े ब्रांड का बैकिंग है तो। जैसे अगर आपकी कॉलेज अच्छी है, या आपका रैंक है, या आपने बिग 4 से आर्टिकलशिप किया है, तो वो बहुत हेल्प करता है। फिर वो क्या होता है ना, आप सामने वाला जो इंटरव्यूअर है, या जो भी कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, जो इंटरव्यू लेंगे, वो पहले से ही सोल्ड आउट हो जाता है कि हाँ भाई ठीक है, ये तो मतलब अच्छा बंदा है, इसको ले लेते हैं। फिर आपको कन्विंस नहीं करना पड़ता। वहीं पे क्या होता है, अगर आप एक नॉन ब्रांडेड या छोटे फर्म से हो ना, तो आपको बहुत प्रूव करना पड़ता है कि मैंने क्या काम सीखा, मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। तो वो तो इंडस्ट्री के बारे में बहुत अच्छी बातचीत हो गई। थैंक यू वीर, तुम आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली तुमने बहुत सारे, मतलब ऐसे तो इंटरव्यू की बातचीत होती है, पर तुमने बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स भी बोले जो मुझे लगता है बाकी स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। यू हैव ब्रोकन द रिकॉर्ड। ऑडिट में पहले मतलब मेरे स्टूडेंट्स का 90 92 है, इस बार 93 लाके तुमने एकदम रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जाते थे कोई भी लास्ट टिप्स जो तुम स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहोगे? अगर मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ आ सकता हूँ तो आप लोग तो डेफिनेटली आ सकते हो। मैं भी आज से 4 महीने पहले यही कुशल कोठारी का इंटरव्यू देखता था और उससे इंस्पायर होता था। मेरा भी कितना लो टाइम आता है सीए की जर्नी में कि क्या इतना इतना पढ़ना होता है, लेकिन मोटिवेटेड रखना अपने आप को सबसे मेन टास्क है सीए जर्नी में। पढ़ाई तो करनी ही है, लेकिन अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखना है वो भी आना चाहिए। मोटिवेशन के लिए मैं मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुनता था। अगर बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो जाती थी तो बाहर साइकिलिंग करने या अपना कुछ चेंज करते रहता था ऐसा, ताकि मोनोटोनस ना हो जाए, क्योंकि सीए का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है एंड वो एक बार में नहीं हो पाता। तो थोड़ा ब्रेक्स ले लेके अपना प्रॉपर स्केड्यूल बना के अपना हेल्थ सही रखना। क्योंकि मेरा तो मैंने ग्रुप 1 जब दिया था तो मेरा टैक्स के पहले पहले तो एकदम ही मतलब बहुत ख़राब हो गया था हेल्थ। तो वो थोड़ी प्लानिंग करके रखना कि हेल्थ सही रहे, स्लीपिंग साइकिल अपनी सही रखना। और ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टर्म। थैंक यू। थैंक यू सो मच।